गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार आज आपसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दृढ़ घूर्णी मॉडल, अदृढ़ घूर्णी मॉडल, रोटेशनल स्पेक्ट्रम पर समस्थानिक का प्रभाव और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका यूज या एप्लीकेशन क्या था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक है आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक में बुक में भी कवर करता है। जो हम पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, उसमें भी काम आता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है, क्रियात्मक समूह है, उनके जो क्रियात्मक समूह जो अपनी विशेष जो पीक देते हैं और जो वाइब्रेशनल बैंड देते हैं वो एक निश्चित वेवलेंथ पर देते हैं या निश्चित वेव नंबर पर देते हैं। तो उसके आधार पर जो अननोन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या अननोन कंपाउंड होते हैं, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो आईआर का काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रोल है जो सिंथेसिस में या ऑर्गेनिक सिंथेसिस या अननोन कंपाउंड या मेटल कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें काफ़ी यूज हो रहा है। तो आईआर जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक, या मैं कहूँ किस एनर्जी लेवल क्या है इसका? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, या कहें इसका वेव नंबर कितना है, कहाँ से कहाँ तक होता है? 667 सेमी इनवर्स से 4000 सेमी इनवर्स वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं आईआर रीजन। क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल पर, ये मैं जो सिंबॉलिक आपके सामने लिख रखा है कि ये कोई मॉलिक्यूल है, जब इस पर आईआर रीजन की लाइट डाली जाती है तो इसमें क्या होता है? जो कंपन जो एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, उनके मध्य क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? संक्रमण होता है। उसकी वजह से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रम। तो आपके सामने ये दिख रहा है वेव नंबर 667 से 4000 सेमी इनवर्स। एक मैंने सिंबॉलिक एक स्पेक्ट्रम बना रखा है और जस्ट इसी टाइप का स्पेक्ट्रम आता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो क्या कर रहे हैं हम, लाइट डालने की वजह से क्या हो रहा है? वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल है उनके मध्य क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या है कि हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आईआर स्पेक्ट्रम की मदद से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम आईआर रीजन की लाइट डालते हैं तो इसमें जो वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उसके साथ साथ जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनमें भी ट्रांजिशन होता है। तो जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होना प्राप्त नहीं होता है। उसका रीजन है क्योंकि जो वाइब्रेशनल लेवल होते हैं उनके मध्य क्या होते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। तो इसके साथ साथ क्या होते हैं? रोटेशंस भी होते हैं। अब क्या बात करें कि जैसे इसके लिए कंडीशन क्या है कि आईआर स्पेक्ट्रम मान लो प्राप्त करना है किसी मॉलिक्यूल का, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो एक तो क्या है कि जो कंपन की जो आवृत्ति है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, दोनों जब सेम होती है तो क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के मध्य क्या होने लग जाता है? ट्रांजिशन होने लग जाता है। इसकी वजह से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो एक तो क्या है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा, अणु में कंपन के दौरान उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग द वाइब्रेशंस
अणु के जो डायपोल मोमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट। उसके साथ साथ अगर कोई जैसे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें कंपन के दौरान अगर उनका मान लो क्या चेंज हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण चेंज हो रहा है डायपोल मोमेंट, तो उनमें वे क्या देंगे, सारे आईआर स्पेक्ट्रा देंगे। तो जैसे हमारे सामने कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे HCl है, H2O है, NO2 है और एथेनॉल है। इन सब का क्या है, ये इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो ऐसे सारे जो कंपाउंड्स क्या है, आईआर एक्टिव। आईआर एक्टिव का मतलब ये आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं। ऐसे जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनमें क्या है कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशंस भी क्या होता है, डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होता कंपन के दौरान, म्यू इक्वल टू 0 ही बना रहता है। तो ये सारे क्या है, आईआर इनएक्टिव, क्या है, आईआर इनएक्टिव होंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने उदाहरण लिया है कि जैसे ये है हमारे सामने कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में इनएक्टिव। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे दो कंपन होते हैं, एक तो सममित कंपन, कौन सा कंपन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब जो ऑक्सीजन सेंटर में है उसके कार्बन जो सेंटर में है उसके दोनों ओर जो ऑक्सीजन है, तो उन दोनों ओर क्या होगा, या तो ये स्ट्रेच होंगे या कंप्रेस होंगे। तो दोनों ये जो समान रूप से स्ट्रेच होंगे, समान रूप से कंप्रेस होते हैं। तो अर्थात ऐसी स्थिति में क्या होगा, म्यू का मान 0 होगा। तो उस स्थिति में ये आईआर इनएक्टिव होगा। और जो एसिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग होती है उसमें एक साइड का जैसे ऑक्सीजन CO बॉन्ड लेंथ कम होगी, एक तरफ की बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, म्यू चेंज हो जाता है, 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, आईआर एक्टिव। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो तो आईआर इनएक्टिव है, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो क्या है, आईआर एक्टिव होती है। तो ये कंडीशन, इसके अगर ये दोनों कंडीशन कोई मॉलिक्यूल फुलफिल कर रहा है तो वो क्या होगा, आईआर एक्टिव होगा, अर्थात आईआर स्पेक्ट्रम देगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की। तो हमने पहले भी पूर्व की क्लास में हमने देखा था, रेखीय अणु के लिए कंपन की जो स्वतंत्रता की कोटि क्या थी, 3n-5। n क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। और नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल था उसके लिए क्या था, 3n-6। तो ये हमारे सामने या हमने पहले भी स्टडी की है। अब बात करते हैं जो कंपन है, कंपन कितने टाइप के होते हैं। तो कंपन की बात करें, यहाँ पर देखिए आप कि वाइब्रेशंस हैं जो 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशंस है उसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, चेंज होती है। और जो बेंडिंग में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ रिमेन कांस्टेंट एंड जो बॉन्ड एंगल चेंज। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो स्ट्रेचिंग की बात करें तो 2 टाइप के हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एसिमेट्रिक, जो मैंने अभी पहले बात की थी। जैसे ये CH2 ग्रुप है, उसमें C और H में क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या है, या तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, दोनों एक साथ दबेगी, और यह दोनों एक साथ स्ट्रेच होंगी, या तो कंप्रेस या स्ट्रेच। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में समान रूप से इसकी जो CH बॉन्ड लेंथ है वो समान रहेगी, चाहे स्ट्रेचिंग में या कंप्रेशन में। तो ये सिमेट्रिक वाइब्रेशंस हो गए। और एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक तरफ की जो CH बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ की घट जाएगी। तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है। अब ये 2 टाइप के हो गए। जो बेंडिंग है, तो बेंडिंग में क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल चेंज होगा विथ प्लेन। अब जैसे इसमें 2 टाइप के, जैसे इसमें हम दो कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे, एक इन द प्लेन और एक आउट द प्लेन। तो जो ये इन द प्लेन है इसमें जैसे रॉकिंग है, और एक है सीजरिंग। इनमें क्या होगा, प्लेन चेंज नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा, प्लेन चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट जो बात करें जैसे रॉकिंग है, तो रॉकिंग में क्या होगा कि जैसे ये CH है, जैसे रोता आप जैसे केरी काटते हैं ना, जो कच्चा आम काटते हैं उसको आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जैसे ये देखो, यहाँ पर ये CH ये इसी एंगल पे रहेगा, तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा, या दोनों एक साथ इधर घूमेंगे। तो जब ये इधर घूम रहा है तो देखो आप यहाँ पर इस पोजीशन पे आ गया, या वापस क्या आएंगे, इधर आएगा। तो क्या है कि इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, चेंज होगा, और एक ही प्लेन में रहेगा। सीजरिंग में क्या है कि कैंची कैसे चलती है, बिल्कुल ऐसे चलती है कैंची। तो या तो पास आएंगे पहले और दूर जाएंगे, पास आएंगे, इस टाइप से ये आप देख सकते हैं।
तो इसमें देखो कैंचिनुमा जो कंपन हो रहे हैं, तो इसमें दोनों एक एक तरफ आएंगे, दोनों दूर जाएंगे, एक ही प्लेन में है। और जो दूसरे हैं आउट ऑफ द प्लेन की बात करें, इसमें ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब कि बिल्कुल ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, फिर दूसरा ऊपर और दूसरा नीचे। और जो ट्विस्टिंग में बिल्कुल ऐसे एक ऊपर है एक नीचे, फिर दूसरा ऊपर एक नीचे पहले वाला। और वेगिंग, जो वेगिंग में होता है, तो वेगिंग में बिल्कुल पूरा मॉलिक्यूल क्या है कि एक बार तो क्या होगा ऊपर की तरफ है और एक बार नीचे की तरफ, तो एक बार पूरा ऊपर आ जाएगा और पूरा नीचे आ जाएगा। इस टाइप से जो वाइब्रेशंस होते हैं बेंडिंग, तो ये होते हैं। अब आप देखिए इसमें जो स्ट्रेचिंग जो क्या होते हैं बेंडिंग, स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशंस होते हैं और बेंडिंग, तो स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और बेंडिंग के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आप ये इसमें जब अब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ज़्यादातर जो स्ट्रेचिंग है वो 1500 से ऊपर ही आते हैं। जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन जो बैंड है वो ऊपर आते हैं 1500 से, और जो बेंडिंग है 1500 से नीचे के 1500 सेमी इनवर्स से नीचे की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं जैसे एक और आता है इसमें ब्रीथिंग वाइब्रेशंस। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे इनमें जैसे फेफड़ा, हम सांस भरते हैं अंदर और उस फिर छोड़ते हैं, सांस लेंगे फेफड़े फूलेंगे, फिर सांस को बाहर फेंकते हैं, तो क्या होते हैं फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो जैसे मान लो ये साइक्लोपेंटेन है, तो इसमें जैसे ये सारे कार्बन एक साथ बाहर की तरफ जाएंगे, तो सांस जैसे हम ले रहे हैं और वापस ये क्या होंगे अंदर की तरफ आएंगे, तो एक बार तो साइकिल बढ़ी, रिंग बढ़ती है और बाद में सिकुड़ती है। तो इस टाइप के जो कंपन होते हैं उसे कहते हैं ब्रीदिंग वाइब्रेशंस। तो ये हमने कितने टाइप के वाइब्रेशन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह जो बिहेव कर रहे हैं मॉलिक्यूल डायटोमिक, उनकी अंदर जैसे हम उनके स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है ए और बी। अब इसमें क्या होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बात करें तो ये क्या करता है, बॉन्ड को किसकी तरह मानता है, स्प्रिंग की तरह मानता है। बॉन्ड को क्या एक स्प्रिंग की तरह मानता है, और ये साम्य स्थिति इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी आर ई, और जो ए एटम है उसका मास m1 है, बी का m2 है। अब क्या करें कि जैसे इसमें कंपन हो रहे हैं, कंपन में क्या होगा कंप्रेशन होगा और स्ट्रेचिंग होगी। तो कंप्रेशन होगा तो ये अंदर की तरफ दबेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी घटेगी। तो इसमें क्या होता है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है प्रत्यानयन बल, वो बाहर की तरफ काम करेगा, अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट का क्या करता है अपोजिट काम करता है प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये F2 और F1। जो तीसरी पोजीशन है वो स्ट्रेचिंग पोजीशन है। स्ट्रेचिंग में ये क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो ये बाहर की तरफ खिंचाव महसूस खींचेंगे तो अंदर की तरफ ये खिंचाव महसूस करेगा, जो प्रत्यानयन बल अंदर की तरफ F1 से F2। और ये जो कितनी स्ट्रेच हुआ x1 इस साइड में और ये जो x2 जो साम्य स्थिति से। तो हम जैसे बात करें इसमें तो हुक के नियमानुसार जो रिस्टोरिंग फोर्स है F क्या किसके समानुपाती होता है डेल्टा x, डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती, और F बराबर माइनस के डेल्टा x, माइनस का मतलब जस्ट अपोजिट काम करेगा इसमें। तो F क्या है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है और डेल्टा x क्या है यहाँ पर विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, और K क्या है फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक है। तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो सरल आवर्त गति होती है उसमें कंपन आवृत्ति क्या होती है न्यू होती है 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू हर्ट्ज में। तो जो के क्या है फोर्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है यहाँ पर रिड्यूस्ड मास। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो समानित द्रव्यमान होगा बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसको वेव नंबर में चेंज करना है तो वेव नंबर में क्या करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी को c से डिवाइड कर दें, किससे प्रकाश के वेग से, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 पाई c रूट के अपॉन म्यू, ये सेमी इनवर्स में। तो क्या होता है वेव नंबर बराबर होता है न्यू अपॉन सी, या न्यू बराबर सी वेव नंबर और न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा। तो और के है, के का जो सीजीएस में जो वैल्यू होती है डाइन पर सेंटीमीटर और एसआई यूनिट में होती है न्यूटन पर मीटर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि इसमें जो कंपन हो रहे हैं किस में हो रहे हैं एक्स डायरेक्शन में कंपन हो रहे हैं, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर इसका मान होगा। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगी इसकी
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई वी माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर साई बराबर 0। और जो ये इक्वेशन है इसको जब हल करते हैं इस श्रोडिंगर इक्वेशन को, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी आती है v प्लस 1/2 एच न्यू। तो v यहाँ पर क्या है, कंपन क्वांटम संख्या, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और v बराबर 0 1 2 3। अब देखिए जो ये हमारे पास एनर्जी है ई वी बराबर v प्लस 1/2 एच न्यू, तो इसमें v बराबर 0 रखने पर ई 0 बराबर क्या आ गया 1/2 एच न्यू। इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। अर्थात रेस्ट अवस्था में भी मॉलिक्यूल में कुछ एनर्जी बची होती है। इसी प्रकार से v बराबर 1 करेंगे तो E1 बराबर 3/2 एच न्यू हो जाएगा, v बराबर जब 2 करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा 5/2 एच न्यू, 7/2 एच न्यू। तो ये जो हमारे पास जैसे इसकी E वर्सेस अंतर्नाभी की दूरी, इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसके मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो इस टाइप का हमारे पास ये आता है इसमें। तो v बराबर 0 बराबर 1/2 एच न्यू, और इसमें देखो आप यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, तो ये जो एनर्जी लेवल है उनमें बिल्कुल फिक्स है और वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर होगी। अर्थात जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल ये कहता है कि बॉन्ड अगर जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो बंध लंबाई जैसे स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है या उसकी नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई उसमें विकृति नहीं आती है, और चाहे कितनी फास्ट कंपन कराएं या स्ट्रेचिंग और कंपन कराएं तो उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये कहा इस वजह से क्या है कि यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल डिस्टेंस क्या है बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या है, फिक्स है एच न्यू। बल्कि ऐसा नहीं होता, जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, तो उसमें अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल में ये बताया गया है कि जब हम बार बार इसको कंपन बढ़ाते जाएंगे तो इसमें जो इसकी नेचर है ना वो क्या हो जाएगी, जो एफ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल समानुपाती नहीं रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन विकृति आती जाएगी। तो आज हमने इसकी जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से आता है और जो आईआर स्पेक्ट्रम के लिए क्या क्या कंडीशन है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल उसके बारे में चर्चा की है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।